गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक घर्षण पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं और इसको जो है छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु किसी रूखे या रुक्ष तल पर चलती है तो उसके गति का विरोध वह तल करती है, जिसको हम घर्षण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम उसका मैथमेटिकल फार्मूला और कुछ डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर्षण बल तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी सापेक्ष गति का विरोध करती है, घर्षण कहलाता है। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण तो ये हो गया। घर्षण बल जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो संपर्क वाली दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति या संभावित सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल का कारण सतहों की अनियमितता या अंतरा आणविक बल होता है। तो यह घर्षण बल का कारण है। अब ये घर्षण बल कितने प्रकार का है? तो घर्षण बल दो प्रकार का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण। तो आइए देखते हैं स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको है कहते हैं। तो वायु बल के प्रभाव में गति प्रारंभ करने के पूर्व तक, यानी गति जब स्टार्ट हो रही उससे पहले पूर्व तक अर्थात विरामावस्था में वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे S देखिए एक छोटा सा है जिसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो Fs से व्यक्त करते हैं। सीमांत घर्षण, अब इस स्थैतिक घर्षण में सीमांत घर्षण क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। तो किसी वस्तु को चलाने के लिए उस पर आरोपित बाह्य बल F बढ़ाने पर, यहाँ पे देखिए इस वस्तु को पर बल F लग रहा है दाईं ओर को, तो इस बाह्य बल F को बढ़ाने पर स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जाता है, यानी ये Fs स्मॉल fs भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु ठीक चलने वाली होती है, यानी अब वो चलने के लिए प्रारंभ करने वाली होती है। इस समय कार्यरत अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल Fs मैक्सिमम को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी जब वो चलने वाली जस्ट चलने वाली होती है उस समय जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को हम क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण बल कहेंगे। तो इस स्थैतिक घर्षण स्वतः समायोज्य बल होता है, यानी गति प्रारंभ होने से ठीक पहले तक स्थैतिक घर्षण वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। यानी कि ये हो जाएगा Fs इजिकल टू कैपिटल F। कैपिटल F यहाँ पे देखिए दाईं तरफ को लगा हुआ है। यहाँ पे P यह एक ये रिएक्शन फोर्स है जो प्रतिक्रिया बल है। जैसे ही हम इस बल F को लगाते हैं, ये प्रतिक्रिया बल दो भागों में हम इसको वियोजित कर सकते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल में वियोजित हो जाता है, जो इन दोनों का परिणामी यह P के बराबर होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इससे कुछ और चीज़ें निकालते हैं। चलिए तो देखें। तो Fs इज इक्वल टू F, यानी कि गति प्रारंभ होने से ठीक पहले तक स्थैतिक घर्षण वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है, यानी Fs इज इक्वल टू F। Fs क्या है? घर्षण बल है। F क्या है? बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं। अब सीमांत घर्षण के नियम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है? तो पहला देखिए, सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति यानी चिकनेपन या खुरदुरेपन पर निर्भर करता है, आकार या क्षेत्रफल पर नहीं। दूसरा, यह संपर्क तलों के स्पर्श रेखी एवं गति या संभावित गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी संपर्क तलों की स्पर्श रेखी या गति एवं गति या संभावित गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जिधर गति होगा उसके विपरीत दिशा में यह घर्षण बल कार्य करता है और तलों की स्पर्श रेखा यानी तल के डायरेक्शन में ही यह कार्य करता है। तीसरा, सीमांत घर्षण बल Fs अधिक अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः Fs समानुपाती R। Fs इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हम म्यू S रखेंगे जो कि एक नियतांक होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण गुणांक।
तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर, यह पहला समीकरण मान लिया। अब सीमांत घर्षण से पूर्व की अवस्था में क्या होगा कि यह म्यू एस आर यह इससे ग्रेटर होगा या घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल कम होगा। तो व्यापक रूप से हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस आर, यानी या तो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। तो जब चलने की अवस्था होगी तो यह बराबर होगा और उससे पहले यह कम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह चीज़ लिखा हुआ है कि सीमांत घर्षण बल एफ एस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है और इससे हम ये रिलेशनशिप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया आर एवं घर्षण बल एफ एस का परिणामी पी अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण थीटा एस बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यहाँ पे आइए देखें, इस चित्र में यह दिखाया गया है कि यह सीमांत घर्षण की अवस्था में यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर और प्रतिक्रिया बल पी के बीच का यह कोण थीटा एस यह घर्षण कोण कहलाता है। अब आइए अपनी जगह पे चलें, यहाँ पे घर्षण कोण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में एक बार पुनः इसको देखें, सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया आर एवं घर्षण बल एफ एस का परिणामी पी, यानी इन दोनों का परिणामी P कहेंगे या P इन दो भागों में वियोजित हो जाता है, यह भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ये कहते हैं कि R एवं Fs का परिणामी बल P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण थीटा S बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अब आइए देखें घर्षण कोण एवं घर्षण गुणांक में क्या संबंध है। पुनः हम उसी चित्र को लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है और Fs है और इन दोनों का परिणामी P है। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में P इक्वल टू आर प्लस एफ एस। क्यों आर प्लस एफ एस लेंगे? तो ट्रायंगल लॉ से देखिए ये आर को हम यहाँ पे खींच सकते हैं या एफ एस को हम P और आर को ऐसे मिला सकते हैं। तो यह एक ट्रायंगल के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे P जो परिणामी है वह आर प्लस एफ एस के इक्वल है। अब इसमें देखिए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब का मान एफ एस होगा और कर्ण होगा P। तो एफ एस अपॉन पी हो जाएगा या साइन थीटा के बराबर, या पी साइन थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस। एक यह हमारे पास रिलेशनशिप होगा। फिर कॉस थीटा जब लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार आर है और कर्ण पी है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन पी। तो पी कॉस थीटा एस इज इक्वल टू आर हो गया। अब दोनों को अगर हम भाग देते हैं तो पी साइन थीटा एस अपॉन पी कॉस थीटा एस यह एफ एस अपॉन आर होगा और एफ एस इज इक्वल टू चूँकि क्या होगा म्यू आर होता है यानी म्यू एस आर, तो अपॉन आर। तो आर और आर कैंसिल होगा, यह म्यू एस होगा और यहाँ पे देखिए पी और पी कैंसिल होगा तो साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा एस। तो टेन थीटा एस की वैल्यू म्यू एस के इक्वल होगी यहाँ पे आर और आर कैंसिल होने के बाद। अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस घर्षण कोण की स्पर्शज्या यानी टेन को हम स्पर्शज्या कहते हैं, स्पर्शज्या के बराबर या टेंजेंट के बराबर होता है। पुनः इसको समझें कि म्यू एस यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। अब आइए आनत तल पर यानी झुके हुए तल पर घर्षण किस प्रकार लगता है इसको हम लोग समझेंगे। तो फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो एक समतल गुटका क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए तल पर रखा हुआ है। इस दशा में गुटके पर कार्यरत बल निम्नवत है। देखिए यहाँ पे यह एक गुटका है, यह एक आनत तल है जो थीटा कोण पे झुका हुआ है और इस पे जो बल है वह हम लोग पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर यह क्या है आनत तल के लंबवत ऊपर की ओर है। दूसरा घर्षण बल एफ एस यह क्या है तल के अनुदिश ऊपर की ओर लग रहा है। भार mg नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लग रहा है। अब गुटके के संतुलन की अवस्था में हम क्या देखते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब पहले इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे mg को हम दो भागों में वियोजित करेंगे, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। यह थीटा कोण है तो आधार वाला हो जाएगा mg कॉस थीटा और इसके अभिलंबवत mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल r को बैलेंस करता है और
mg sin थीटा fs, यानी कि इस घर्षण बल को बैलेंस करता है। तो हम इन दोनों को समीकरण के रूप में लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी fs इज इक्वल टू mg sin थीटा। देखिए यहाँ पे fs है, ये mg sin थीटा, दोनों को बराबर किया गया, एवं r बराबर mg cos थीटा अभी दिखाया गया था। अब तल का झुकाव बढ़ाते जाने पर एक विशेष कोण फाई के लिए, यानी अगर हम तल का झुकाव बढ़ाते जाएं धीरे धीरे तो गुटका ठीक फिसलने वाला होता है। यह बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे किसी बुक पर आप कोई गुटका रख लीजिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख लीजिए, या कोई छोटा सा मोबाइल रख लीजिए, आप धीरे धीरे उठाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो नीचे की तरफ सरकने वाला होता है, जस्ट सरकने वाला। यह उसी तरह का उदाहरण है, यानी तल का झुकाव बढ़ाते जाने पर एक विशेष कोण फाई के लिए गुटका ठीक फिसलने ही वाला होता है। इस समय घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, यानी Fs इक्वल टू म्यू एस आर एवं थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, और इस फाई को हम कहेंगे विराम कोण। अब समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो म्यू एस इज इक्वल टू एम जी साइन फाई, पहले तो इस थीटा को हम फाई में बदल लेंगे, तो म्यू एस इज इक्वल टू एम जी साइन फाई और आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। दोनों को भाग देंगे तो एम जी और एम जी कट जाएगा, साइन फाई अपॉन कास फाई, ये टेन फाई के बराबर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बाएं पक्ष में आर और आर कटेगा, बचेगा म्यू एस, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई हो गया इधर। तो यह फाई क्या है, विराम कोण है, तो इसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो विराम कोण क्या है, तो आनत तल का वह झुकाव कोण जिस पर उस तल पर रखा गुटका फिसलना प्रारंभ करता है, विराम कोण या सर्पी कोण स्लाइडिंग एंगल कहलाता है। वास्तव में विराम कोण घर्षण कोण होता है। जब आप ज्योमेट्री से देखेंगे तो यह विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है गतिज घर्षण। तो इसमें और विशेष कुछ नहीं करना, जहाँ हम एस यूज़ करते थे वहाँ पे के यूज़ करेंगे, यानी वो स्टैटिक फ्रिक्शन था और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो संपर्क वाली वस्तुओं के बीच गति की अवस्था में कार्यरत घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। तो संपर्क वाली वस्तुओं के बीच जब गति की अवस्था होगी तो इसमें जो कार्यरत होगा घर्षण बल उसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और गतिज घर्षण एफ के का माना सीमांत स्थैतिक घर्षण एफ एस मैक्सिमम से कम होता है, यानी इसका मान जो है सीमांत घर्षण एफ एस से कम होता है, एवं अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ के भी समानुपाती होगा आर के अनुक्रमानुपाती। तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू के रखेंगे, जिसको हम गतिज घर्षण गुणांक है। तो गतिज घर्षण दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक सर्पी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन लोटनिक घर्षण जिसको कहते हैं। तो यह क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिए म्यू के इज लेस देन म्यू एस। अभी इसका एक एग्जांपल बताते हैं। तो सर्पी घर्षण किसी तल पर फिसलती हुई वस्तु एवं तल के बीच गतिज घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं, यानी तल पर फिसलती हुई, रोल नहीं कर रही है, फिसल रही है, फिसलती हुई वस्तु एवं तल के बीच गतिज घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक घर्षण क्या है, तो किसी तल पर लुढ़कते पहिए या बेलन तथा तल के बीच कार्यरत घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए रोल कराना आसान होता है किसी चीज़ को खींचने के बजाय। और आप ये देखे होंगे गतिज घर्षण में जैसे साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो जब तक साइकिल चलती नहीं है तब तक हमारा बल बहुत ज़्यादा लगता है, और जैसे ही साइकिल चल देती है तो जो घर्षण बल होता है वह कम हो जाता है, यानी उसको अब चलाना आसान होता है। तो यहाँ तक दिए हुए इस नोट्स को आप कॉपी में लिखेंगे, वीडियो को ठीक प्रकार से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाया जाएगा, और इस नोट्स को ज़रूर कॉपी में लिख लें और इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।